हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा चैनल पे। आज हम 9th क्लास का पार्ट नंबर 3 गतिशील वातावरण और बदलती जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम समझेंगे वायुमंडल की संरचना, मौसम और जलवायु के तत्व, भारत में ऋतु और मानसून, जलवायु परिवर्तन, पानी की बाढ़ और कार्बन पदचिन्ह। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी हवा की एक मोटी परत से घिरी हुई है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडल हम किसे कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ जो एक हवा की जो मोटी परत है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम एटमॉस्फेयर या वातावरण कहते हैं। ठीक है, यह एटमॉस्फेयर हमारे ग्रह पर जीवन को मुमकिन बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यह हमें सांस लेने लायक हवा देता है, हमें नुकसानदायक सोलर रेडिएशन से बचाता है और पृथ्वी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। एटमॉस्फेयर के बिना पृथ्वी दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडी होती है। क्लाइमेट का मतलब है किसी जगह का लंबे समय तक औसत मौसम का हाल। यह कुदरती पेड़ पौधों, जंगली जानवरों, इंसानी कामों और बसावट के पैटर्न पर असर डालता है। एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट मिलकर बारिश, हवा, तूफान और मौसम की घटनाओं को कंट्रोल करते हैं। एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को समझना जरूरी है क्योंकि वे सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, खेती, पानी के सोर्स और पूरे एनवायरनमेंट पर असर डालते हैं। इस चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर की बनावट, क्लाइमेट पर असर डालने वाले फैक्टर्स और उसमें एटमॉस्फेयर, मौसम और इंसानी जिंदगी के बीच के रिश्ते के बारे में जानेंगे। हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। ठीक है, एटमॉस्फेयर गैसों की एक मोटी परत है जो पृथ्वी को घेरे हुए है और स्पेस में सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है। यह ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी के पास रहता है। एटमॉस्फेयर जीवन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, हमें नुकसानदायक सोलर रेडिएशन से बचाता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है और मौसम और क्लाइमेट में अहम भूमिका निभाता है। हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। एटमॉस्फेयर एक जैसा नहीं है। ऊंचाई के साथ टेम्परेचर में बदलाव के आधार पर इसे 5 अलग-अलग लेयर में बांटा गया है। इन अलग-अलग लेयर को ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं सौरमंडल। ट्रोपोस्फियर पोल के पास 8 किलोमीटर से लेकर इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ट्रोपो शब्द का मतलब है मिक्सिंग, जिसका मतलब है इस लेयर में गैसों का लगातार मिक्स होना, जिससे इसका नाम पड़ा है। ट्रोपोस्फियर में एटमॉस्फेयर का लगभग 75% मास और सभी जरूरी गैसें जैसे वाटर वेपर और प्राइमरी ग्रीनहाउस गैसें होती हैं। बारिश जैसी सभी मौसम की घटनाएं इस लेयर में तूफान और बिजली गिरती है। यह वह लेयर है जहां सभी तरह के जीव मौजूद हैं, जो उसे धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी लेयर बनाता है। इस लेयर में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसे लैप्स रेट कहते हैं। अब इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। यह लेयर जीवन को सपोर्ट करती है और मौसम और क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। ज्यादातर जीव सीधे तौर पर इस लेयर पर निर्भर रहते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर की लेयर को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में एक ठंडा निचला हिस्सा और एक गर्म ऊपरी हिस्सा होता है, जो 2 अलग-अलग लेयर बनाते हैं। स्ट्रेटो नाम का मतलब है लेयर। यह पृथ्वी की सतह की लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की सीमा को ट्रोपोपॉज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में बहुत कम नमी और धूल होती है और हवा में बहुत कम टर्बुलेंस होता है, इसीलिए यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ओजोन लेयर हमें नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में ऊंचाई
बढ़ती है, तापमान भी बढ़ता है। अब बात करते हैं इसका महत्व। यह नुकसानदायक सोलर रेडिएशन को रोककर धरती पर जीवन की रक्षा करता है। यूवी रेडिएशन को फिल्टर करके स्ट्रेटोस्फीयर फसलों, जंगलों, फ्लैग कटन और जीरो मरीन इकोसिस्टम की रक्षा करता है, जो फूड चेन और ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। बात करते हैं मेसोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर जो लेयर होती है उसे मेसोस्फीयर कहते हैं। यह धरती की सतह के लगभग 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह लेयर ऊपर की दो लेयर और नीचे की दो लेयर के बीच होती है, इसीलिए इसे मेसोस्फीयर कहते हैं। मेसो का मतलब है बीच का हिस्सा। स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच की सीमा को स्ट्रेटोपास कहा जाता है। जैसे ही उल्कापिंड इस लेयर में आते हैं, वे गैस के कणों से रगड़ के कारण जल जाते हैं। उल्कापिंड हमें टूटते तारे जैसे लगते हैं, लेकिन वे असली तारे नहीं होते। अब इसका महत्व। यह पृथ्वी को गिरते उल्कापिंडों से बचाता है। यह नीचे और ऊपर दोनों तरफ से गर्मी को सोखकर और फिर से बांटकर एनर्जी बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं लोनोस्फीयर। इस लेयर को थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। यह लगभग 450 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका नाम आयनोस्फीयर इसलिए पड़ा क्योंकि इन लेयर्स में गैसों के एटम सोलर रेडिएशन की वजह से आयन में बदल जाते हैं। थर्मोस्फीयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तापमान बढ़ता है और 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। यह परत सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करती है। अब हम बात करते हैं इसका महत्व। यह लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। थर्मोस्फीयर पृथ्वी के रेडिएशन शील्ड और कम्युनिकेशन लेयर के तौर पर काम करता है, जो जीवन की रक्षा करने और टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं बहिर्मंडल। एक्सोस्फीयर एटमॉस्फेयर की सबसे भारी लेयर है, जो आखिर में स्पेस में मिल जाती है। इसमें धूल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वाटर वेपर नहीं होते। हालांकि यही हाइड्रोजन और हीलियम के निशाने पाए जाते हैं। महत्व। कई कम्युनिकेशन, मौसम और नेविगेशन सैटेलाइट एक्सोस्फीयर में चक्कर लगाते हैं, जिससे जीपीएस, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, टेलीविजन, इंटरनेट और मौसम का अनुमान लगाना मुमकिन होता है। और यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और बाहरी स्पेस के बीच ट्रांजिशन जोन का काम करता है। अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। एटमॉस्फेयर अलग अलग गैसों, वाटर वेपर और धूल के कणों का मिक्सचर है, जो धरती के चारों ओर है। ये चीजें जिंदगी को बनाए रखने, टेम्परेचर को कंट्रोल करने और सांस लेने, जलने और बारिश जैसी कुदरती प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। एटमॉस्फेयर में गैसों का हिस्सा लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग एक जैसा रहता है। वायुमंडल की गैसें। आप ये देख सकते हो कि वायुमंडल की संरचना में सबसे अधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन 78% है, ठीक है। ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.93% है, कार्बन 0.03% और अन्य गैसें 0.4% है, ठीक है। पहला इसमें नाइट्रोजन 78%, वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक, सीधे सांस लेने या जलने में मदद नहीं करता, ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करता है और तेज जलन से रोकता है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन चक्र। इसका महत्व है कि नाइट्रोजन से भरपूर मिट्टी से फसल की पैदावार बेहतर होती है, जिससे यह खेती और खाने के सामान के लिए जरूरी हो जाती है। दूसरा ऑक्सीजन 21% है, दूसरी सबसे प्रचुर गैस। दूसरा मनुष्य और जानवरों में श्वसन के लिए आवश्यक, दहन का समर्थन करता है, ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक। और इसका महत्व है कि ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर जीवन मुमकिन नहीं होगा। यह जलने और कंबंशन के लिए भी जरूरी है, जो खाना पकाने की इंडस्ट्री और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तीसरे नंबर पे ऑर्गन 0.93%, रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस, बायोलॉजिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता, बिजली के बल्ब और वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। इसका महत्व है यह एटमॉस्फेयर में बैलेंस बनाए रखता है और अनचाहे केमिकल रिएक्शन को रोकता है। इसका इस्तेमाल खाने, वाइन और पुराने डॉक्यूमेंट्स को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए भी किया जाता है। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, बहुत कम मात्रा में मौजूद लेकिन बहुत जरूरी। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है।
ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के जरिए पृथ्वी का तापमान बनाए रखने में मदद करता है। श्वसन और ईंधन के जलने से निकलता है। तो आप देख सकते हो कि सूर्य का प्रकाश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश एक पौधे के लिए ये सारी चीज जरूरी होती है। अब महत्व है, यह पौधों के जीवन को सपोर्ट करता है और दुनिया के तापमान को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है जो समुद्र के पीएच और समुद्री जीवन पर असर डालता है। अब वायुमंडल के अन्य घटक, पहला है जलवाष्प। राशि जगह जगह अलग होती है। आर्द्रता के लिए जिम्मेदार बादल बारिश, कोहरा और ओस बनाता है। गर्मी सोखता है और तापमान को नियंत्रित करता है। महत्व है, यह मौसम और क्लाइमेट में अहम भूमिका निभाता है। यह हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में भी अहम भूमिका निभाता है जो समुद्र, एटमॉस्फेयर, जमीन के बीच पानी को ले जाता है। धूल के कण, इसमें धुआं, पराग, नमक और मिट्टी के कण शामिल हैं। जल वाष्प के संघनन में सहायता, रंगीन सूर्यास्त और सूर्योदय का कारण बने। इसका महत्व, धूल के कण बारिश के लिए जरूरी हैं। रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल मिनरल और न्यूट्रिशन को समुद्र और मिट्टी तक ले जाती है जिससे इकोसिस्टम बेहतर होता है और पेड़ पौधे और समुद्री जीवन को सहारा मिलता है। ओजोन अल्पमात्रा, मुख्य रूप से समताप मंडल में पाया जाता है और हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। महत्व है, यह जीवित जीवों को स्किन कैंसर और जेनेटिक डैमेज से बचाता है। ओजोन लेयर सूरज की ज्यादातर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सोख लेती है जिससे स्किन कैंसर, मोतियाबिंद और पौधों और समुद्री जीवन को नुकसान हो सकता है। निष्कर्ष, एटमॉस्फेयर गैसों, वाटर वेपर और धूल के कणों का एक बहुत ध्यान से बैलेंस किया हुआ मिक्सचर है। हर हिस्से की जिंदगी को सपोर्ट करने, क्लाइमेट को कंट्रोल करने और एनवायरनमेंट बैलेंस बनाए रखने में एक खास भूमिका होती है। बहुत कम मात्रा में मौजूद गैसें भी धरती पर रहने वाले जीवों के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मौसम और जलवायु के तत्व। मौसम का मतलब किसी खास जगह के एटमॉस्फेयर के रोजाना के हालात से है, जबकि क्लाइमेट लंबे समय तक मौसम के हालात का एवरेज है। मौसम और क्लाइमेट कुछ बेसिक एलिमेंट में से कंट्रोल होते हैं जिन्हें मौसम और क्लाइमेट के एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये एलिमेंट हमें एटमॉस्फेयर के हालात और इंसानी जिंदगी और एनवायरनमेंट पर उनके असर को समझने में मदद करते हैं। पहला है तापमान। टेम्परेचर मौसम और क्लाइमेट दोनों का एक जरूरी हिस्सा है। यह हवा के गर्म या ठंडे होने की डिग्री बताता है। इसके बदलाव साइंटिस्ट को अभी के मौसम के हालात के हाल, लंबे समय की क्लाइमेट ट्रेंड दोनों को समझने में मदद करता है। इसे थर्मामीटर से मापा जाता है। इसे डिग्री सेल्सियस में बताया जाता है। यह हवा के दबाव, हवाओं और बारिश पर असर डालता है। ज्यादा तापमान से हवा फैलती है जबकि कम तापमान से सिकुड़ती है। टेम्परेचर मापने के लिए अलग अलग तरह के थर्मामीटर इस्तेमाल होते हैं। कुछ थर्मामीटर अभी का हवा का टेम्परेचर दिखाते हैं जबकि दूसरे एक दिन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम और सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ज्यादातर पुराने थर्मामीटर में एक रंगीन लिक्विड, आमतौर पर अल्कोहल या मरकरी होता है जो गर्म होने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है जिससे टेम्परेचर में बदलाव का पता चलता है। लेकिन डिजिटल थर्मामीटर पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि वे तेज, ज्यादा सटीक होते हैं और ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये टेम्परेचर रीडिंग हमें जरूरी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने में भी मदद कर सकती है, जैसे टेम्परेचर रेंज। यह रिकॉर्ड किए गए मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का अंतर है। एक समय में आमतौर पर 24 घंटे रेंज अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान। औसत दैनिक तापमान, यह दिन का औसत तापमान है जिसे दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को जोड़कर और 2 से भाग देकर निकाला जाता है। यानी औसत अधिकतम तापमान प्लस न्यूनतम तापमान प्लस में 2। ठीक है, फिर है वायु दाब। हमारा शरीर मौसम में होने वाले बदलावों, खासकर टेम्परेचर और बारिश के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। लेकिन एक और जरूरी फैक्टर जो मौसम को प्रभावित करता है वह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वह फोर्स है जो हमारे ऊपर की हवा के वजन से धरती की सतह पर दबाव डालता है।
हालांकि हम हवा को नहीं देखते, लेकिन इसका वजन होता है और यह वजन हमारे चारों ओर नीचे की ओर धकेलता है। समुद्र तल के पास की जगहों पर जैसे कि तटीय इलाकों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आमतौर पर ज्यादा होता है, क्योंकि ऊपर की हवा ज्यादा घनी और भारी होती है। जैसे जैसे आप ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे पहाड़ पर चढ़ते समय हवा पतली हो जाती है। इसका मतलब है कि नीचे हवा के मॉलिक्यूल कम दबाव डालते हैं, इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। हवा पतली होने की वजह से ऑक्सीजन भी कम मिलती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्यादा ऊंचाई पर लोगों को थकान, चक्कर आना या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है। उनके शरीर को काफी ऑक्सीजन पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ ऊंचाई के साथ ही नहीं बदलता, यह मौसम के हालात के साथ भी बदलता है। कभी कभी प्रेशर अचानक किसी इलाके पर गिर जाता है, जिससे मौसम वैज्ञानिक इसे लो प्रेशर सिस्टम या डिप्रेशन कहते हैं। ये लो प्रेशर एरिया अक्सर ऐसे मौसम लाते हैं जिसमें बादल, बारिश और तेज हवाएं शामिल हैं। जब लो प्रेशर सिस्टम तेज हो जाता है तो यह तूफान या साइक्लोन में भी बदल सकता है, जो मौसम की ताकतवर और खतरनाक घटनाएं होती हैं। इसके उलट ज्यादा प्रेशर वाले इलाकों में आमतौर पर आसमान साफ और मौसम शांत रहता है, क्योंकि हवा भारी होती है और नीचे बैठ जाती है, जिससे बादल नहीं बन पाते। इन प्रेशर सिस्टम को समझने से मौसम वैज्ञानिकों को मौसम बदलाव का अंदाजा लगाने और आने वाले तूफानों के बारे में चेतावनी देने में मदद मिलती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर दिन हमारे मौसम को बनाने में एक जरूरी भूमिका निभाता है, और ये सीधे तौर पर इस बात पर असर डालता है कि हम फिजिकली कैसा महसूस करते हैं, खासकर बहुत खराब हालात में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले डिवाइस को बैरोमीटर कहते हैं। थर्मामीटर की तरह बैरोमीटर भी अलग अलग तरह के होते हैं। वे आमतौर पर प्रेशर रीडिंग मिलीबार में दिखाते हैं। समुद्र तल पर औसत एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 1013 MB या 1 ATM होता है। जब प्रेशर 1000 मिलीबार से कम हो जाता है तो यह आमतौर पर डिप्रेशन या लो प्रेशर सिस्टम की मौजूदगी का संकेत देता है। हवा हवा असल में हवा का चलना है। यह उन जगहों से चलती है जहां हवा का प्रेशर ज्यादा होता है और उन जगहों पर आती है जहां प्रेशर कम होता है। यह मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि नेचर हमेशा प्रेशर के अंतर को बैलेंस करने की कोशिश करती है। दो जगहों के बीच प्रेशर में जितना ज्यादा अंतर होता है, हवा उतनी ही तेज होती है। गति और दिशा हवा की दो मुख्य बातें हैं, उसकी स्पीड और दिशा। हवा की स्पीड हमें बताती है कि हवा कितनी तेजी से चल रही है, जिसे आमतौर पर किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। हवा की दिशा बताती है कि हवा किस दिशा से बह रही है। उदाहरण के लिए उत्तरी हवा का मतलब है कि हवा उत्तर से आ रही है। हवा क्यों जरूरी है? हवा हमारे रोजाना के जीवन और पर्यावरण के लिए कई पहलुओं पर असर डालती है। मौसम का अनुमान मौसम विज्ञानी मौसम में बदलाव का अनुमान लगाने के लिए हवा के पैटर्न का ध्यान करते हैं। उदाहरण के लिए हवा की दिशा में बदलाव यह संकेत दे सकता है कि तूफान या बारिश आने वाली है। एविएशन और सेलिंग पायलट और नाविकों को सुरक्षित और अच्छे से नेविगेट करने के लिए हवा की कंडीशन को समझना चाहिए। तेज हवाएं हवाई जहाजों और नाव की स्पीड और रास्ते पर असर डालती हैं। खेती किसान बारिश और सूखे का अंदाजा लगाने के लिए हवा देखते हैं। हवा मिट्टी से पानी के वेपोरेशन पर भी असर डालती है, इससे सिंचाई की जरूरत प्रभावित होती है। पर्यावरण पर असर हवा बीज और पोलन को फैलाने में मदद करती है, जिससे पौधों के बढ़ने में मदद मिलती है। यह पोल्यूटेड या जंगल की आग का धुआं भी दूर दूर फैला सकती है। हवा को मापना विंड वेन और एनोमीटर विंड वेन हवा की दिशा दिखाता है। इसमें एक पॉइंटर और एक टेल होती है जो घूमने वाले एक्सिस पर लगी होती है। जब हवा चलती है तो टेल हवा को पकड़ती है और पॉइंट को हवा के सोर्स की तरफ घुमा देती है। यह टूल हमें जानने में मदद करता है कि हवा ठीक कहाँ से आ रही है। हवा कितनी तेजी से चल रही है यह मापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट में आमतौर पर कप या ब्लेड होते हैं जो हवा की स्पीड बढ़ने पर तेजी से घूमते हैं। घूमने की स्पीड को हवा की स्पीड की रीडिंग में बदला जाता है। आर्द्रता ह्यूमिडिटी मौसम का आखिरी एलिमेंट है जिसके बारे में हम जानेंगे। यह बताता है कि हवा की हर यूनिट में कितना वाटर वेपर मौजूद है। ह्यूमिडिटी का लेवल कई फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग हो सकता है, जिसमें टेम्परेचर, हवा
एयर प्रेशर और किसी जगह की ज्योग्राफिकल लोकेशन शामिल है। ऐसे सवालों का सही जवाब देने के लिए हमें यह समझना होगा कि ह्यूमिडिटी कैसे मापी जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए याद करें कि हमने पानी की अलग-अलग अवस्थाओं के बारे में क्या सीखा। वह जानकारी हमें नमी के कंसेप्ट और माप को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। जब पानी भाप बनकर उड़ता है तो यह ठंडक पैदा करता है, लेकिन अगर हवा में पहले से मौजूद ज़्यादा नमी हाई ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन धीरे-धीरे होता है। बारिश के दिनों में हम अक्सर ऐसा ही महसूस करते हैं। हवा में नमी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी नाम के स्केल से मापा जाता है, जो हमें बताता है कि उस टेम्परेचर पर हवा से कितनी नमी है और कितनी हो सकती है। अगर हवा में बिल्कुल भी नमी नहीं होती, तो नेचर कहीं लगभग कभी नहीं होता, तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0% होती। दूसरी ओर अगर हवा पूरी तरह से वाटर वेपर से भरी है, तो कहा जाता है कि इसमें 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। इसका मतलब है कि इसमें और नमी नहीं रह सकती। रोजमर्रा के हालात में सूखे मौसम का मतलब आमतौर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20% और 40% के बीच होती है, जबकि ह्यूमिड मौसम जब हवा चिपचिपी और नम लगती है 60% और 80 के बीच होती है। तो ये ह्यूमिडिटी लेवल कैसे मापे जाते हैं? ये एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके किया जाता है जिसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। अलग-अलग तरह के हाइग्रोमीटर होते हैं, हर एक अलग प्रिंसिपल पर काम करता है। अलग-अलग फील्ड में ह्यूमिडिटी अपना बहुत ज़रूरी है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जहाँ सही मॉइस्चर लेवल बनाए रखना ज़रूरी होता है। म्यूज़ियम भी हवा को सूखा रखने और कीमती चीज़ों को नुकसान से बचाने के लिए ह्यूमिडिटी को ध्यान से ट्रैक करते हैं। बच्चों आज की वीडियो बस इतना ही। वर्षन से आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर ना बहुत लंबा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बच्चों को भी शेयर करके बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।